रफ़ाले के संबंध में। डियर इमैनुअल ताऊ, मज़ा आ रही है आपको मेल करके। पहली बार कर रहे हैं ना? वैसे एक बात बताइए, ई जॉन रफ़ाले प्लेन आप बना के भेजे हो, उसमें इतनी खूबियाँ हैं। तो सवाल हमारा ये है कि आप खुद इसकी मार्केटिंग काहे नहीं कर पाए ग्लोबल लेवल पे। Later that same evening. अरे इमैनुअल ताऊ का मेल आ गया। डियर अनोनिमस, it has been a pleasure to tell you that we the French were unaware of a lot of technology that our aircraft makers had accidentally put in Rafale. सही तो है और का। We sincerely thank the Indian media to dissect the aircraft with utmost precision and showcase the hidden talent of the French aircraft makers. Glad for putting an end to this शाही कन्वर्सेशन। शर्मा रहे हमको लग रहा है, पहली बार ये भी बात की है ना। इमैनुअल मैक्रोनी, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। रफाले आ गया। नेक काम में देरी डेरोगेटरी है क्योंकि सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन मैंडेटरी है। तो भैया फाइनली रफाले आ गया। लेकिन अब आप हमसे इस बात पर बहस मत कीजिएगा कि ये रफाले नहीं रफ़ाल होता है, रफ़ाल होता है, राफेल होता है, क्योंकि इस बात पर अभी कोई अनोनिमस डिसीजन नहीं आया हुआ है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि इसका कोई पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन है। जिसकी जो मर्जी आ रही वो उसको उस तरह से प्रोनाउंस कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आज तक डिसाइड नहीं हो पाया कि अग्रवाल की स्पेलिंग क्या होगी। कोई AGRA लिखता है, कोई AGAR लिखता है, कोई AGGER लिखता है। सबके अलग अलग लिखने के होते हैं तरीके। फिर बात करते हैं चलिए रफ़ाले की। तो रफ़ाले में ये कहा गया है कि जितने भी सैनिक हैं दूसरे देशों के सारे डरे हुए हैं, सारी की सारी सेनाएं कांप उठी हैं कि भारत में रफ़ाले आ चुका है। चीन के सैनिक तो उसी दिन से डरे हुए हैं जिस दिन से वो 59 ऐप्स को बैन किया गया था। उसके बाद से उनके ऊपर दे झटका। चीन के सैनिक तो नाज़ों से पले हुए हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा नेशनल टेलीविज़न पर बोला गया है। तो अब आप ये सोचिए कि एक ट्रिप चाइना तक मारनी तो बनती है ना, कि जितने भी सोल्जर्स बॉर्डर पर खड़े हुए हैं चाइना के, उन सबको हरी हरी चूड़ियाँ गिफ्ट करना तो बनता है। बात करें अगर रफ़ाल की डिज़ाइन की, तो आपको ये बता दें कि ये आगे से नुकीला है, जिसका भी पैजामा ढीला है वो साइड हट के चले, वरना ब्लंडर होना तय है। भारत कोरोना से जूझ रहे देशों में तीसरे नंबर पे है, टॉप 3 में चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखिए कि जिस देश में रफ़ाले आ चुका है तो वहाँ पर किसी भी तरह का झंझट क्यों बचेगा। ना ही न्यूज़ हेडलाइंस में कोरोना बचने वाला है, ना ही असल ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है नहीं, क्योंकि जिस देश में रफ़ाले है वहाँ पर ना ही बेरोज़गारी है ना ही बीमारी। हाल ही में वो बात हो रही है कि सुनने में आया कि जो चाइना की UC वेब में जो भी इंडियंस एम्प्लॉयड थे उनको निकाल दिया गया है। वो 59 ऐप्स का जो बैन हुआ था उसके चलते। वो तो एक मास्टर स्ट्रोक था, वो अलग बात है। The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. तो ये है कि मतलब अब उनको निकाल दिया गया, लेकिन चलिए उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत आप देखिए कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर आया है। वो बात और है कि हाल ही में अभी बिहार में और असम में जो बाढ़ चल रही है उसके चक्कर में बहुत सारे लोग मर चुके हैं। असम में 107 मौतें हो चुकी हैं और बिहार में 11 लोग मर चुके हैं। मीडिया ने उसका कवरेज नहीं किया है, वो बात और है, क्योंकि उसकी ज़्यादा कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत है नहीं। क्योंकि गरीब का स्कोप इंडिया में क्या है, इंडिया में गरीब पहली बात तो ज़्यादा है नहीं, जो भी है वो सारा का सारा गरीब जो है वो सिर्फ देश की इमेज को बर्बाद ही करता है। मर जाएगा, मिट जाएगा, खप जाएगा, सब ख़त्म, ठीक है। अभी अगर आपको याद करना हो तो आपको एक पास्ट इवेंट यही फरवरी का बताते हैं। किस तरह से एक जब ट्रंप जी आए थे तो एक दीवार एक अहमदाबाद में वो खड़ी की गई थी। अरे गंदगी कौन दिखाए भाई साहब। तो ये सारे गरीब हैं, इनका काम है मरना, ये सब बेकार के लोग होते हैं। और ट्रंप जी के आने पर ये करना
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप तो गहरी दोस्ती के बारे में जानते हैं इंडिया और अमेरिका की। मिसाल के तौर पर आप ये देख लीजिए, अरे ये गलत आ गया है। ये एक बहुत ही वाहियात सी हेडलाइन छापी गई थी, एकदम गलत बोल दिया गया, देयर विल बी रिटेलिएशन। रिटेलिएशन जैसी बात ही नहीं थी, दैट वॉज अ ब्लडी रिक्वेस्ट। समझे? वो कोई भी बुरे वे में नहीं बोला गया था, वो तो मोदी जी और ट्रंप के बीच मजाक चलता रहता है, अलग बात है। रही बात राजनेताओं की भी, तो जब भी कोई भी पॉलिटिशियन कहीं भी जा रहा होता, कोई पहुंचा हुआ पॉलिटिशियन अगर कहीं का सीएम या अपने पीएम साहब कहीं जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा सफाई हो जाती है, एकदम लंदन के लेवल की सफाई हो जाती है वहाँ पे। तो आप ये देखिए कि किस तरह से भारत के युवा में और भारत की जनता में कितनी ज़्यादा क्षमता है कि वो जब उनको ज़रूरत पड़ती है सफाई मेंटेन करने के लिए, तो वो सफाई मेंटेन कर भी लेते हैं। कोरोना जैसी चीज़ के लिए जो सफाई मेंटेन करने की बात की गई, वो जनता अकेले कर लेगी, सरकार को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बेसिक हाइजीन को मेंटेन करने की। जिस तरह से नालियाँ खुली थी वो उसी तरह खुली हुई हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत लगेगी जनता खुद आगे आएगी, इनिशिएटिव लेगी और ख़ुद ही अपने घर के पास की नालियाँ साफ़ करके सब स्वच्छ साफ सुथरा बना देगी। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा और वाहियात पॉलिटिक्स है, लोग बनते रहेंगे। और हाँ, सफाई से याद आया, इस कोरोना काल में ये भी कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सफाई रखें। वो बात और है कि ये सारे के सारे रूल्स, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, ये सब तभी याद आती है जब आप किसी दुकान पर भीड़ लगा करके खड़े हों और पीछे पता चले कि पुलिस आ रही है। अगर गश्त लगा रही होती तो ये सब याद आ ही जाता है, तो वो भी कोई इशू नहीं है, कोरोना से लोग बचे हुए हैं। चलिए हटाइए, कुछ अलग बातें करते हैं, थोड़ा सा ध्यान को डाइवर्ट करते हैं। तो देखें अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो वो काफ़ी अच्छे से फ्रेम की गई है। अब पुराना वक्त याद आता है कि जब हम भी क्लास 11th में हुआ करते थे और हमने घर वालों से ख्वाहिश जाहिर की, हमने कहा कि म्यूज़िक सीखनी है, हमें म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, आगे करियर उसमें भी बनाने की सोच सकते हैं, एक रास्ता मेरे लिए खुल जाए। तो कहा गया कि दोनों चीज़ें एक साथ चला नहीं पाओगे, पढ़ाई और म्यूज़िक एक साथ नहीं कर पाओगे। तो अब आपको ये बता दें कि अब जितने भी नए बैचेज़ आएंगे उनके लिए खुशकिस्मती ये है कि उनके साथ ऐसा झंझट नहीं होगा। अब वो PCM PCB जैसे सब्जेक्ट का जो एक बाउंडेशन रहता था कि PCM होगा, PCB होगा, PC कॉमन रहेगा, इस तरह की चीज़ों को कैंसिल किया गया है। म्यूज़िक जैसे कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट, इन सबको ऐड किया गया है कि आप उनको साथ में लेकर के चल सकते हैं। ये हो गई स्कूल लेवल की बात, और इसके साथ कई भी चीज़ें हैं। लेकिन अब हम अगर कॉलेज लेवल पर जाएं तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट की बात की गई है। ऐसा होता है कभी कभी कि लोगों को किसी न किसी कारण से अपनी डिग्री बीच में छोड़नी पड़ जाती है, तो मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का जो ऑप्शन दिया है उसके चलते ये होगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी डिग्री को, अपने कोर्स को बीच में छोड़ देता है, तो उसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि उसको एट अ लेटर स्टेज उसी स्टेज से कैरी फॉरवर्ड कर सके जिस स्टेज पर उसने छोड़ा था। ऐसा भी है कि कोडिंग जैसी चीज़ें क्लास 6 से सिखाई जाएंगी, और साथ में ये भी एम किया गया है कि जब क्लास 12th को पास करके बच्चा निकले तो उसके पास कोई ना कोई कोर स्किल हो। तो ये ज़रूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चों के जो ख्वाब हैं उनको ना मरने दें। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोत्साहित करें कि वो दूसरी चीज़ों में पार्ट लें, को करिकुलर्स में उनका पार्ट लेना ज़रूरी है। सिर्फ अगर पढ़ाई करेंगे तो किताबी कीड़ा बन जाएंगे, और सिर्फ अगर खेलेंगे तो बाकी वैल्यूज़ नहीं सीख पाएंगे। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी अच्छे से बनी हुई है, इस पर ध्यान दें। माँ बाप, बच्चे सब इसको मिल कर के सोचें कि उन्हें आगे क्या करना है और एक फोकस बना करके आगे बढ़ें।